318 पर पत्थर फेंके तो किसी ने किसी के ऊपर धारदार हथियारों से वार किया। कुछ नहीं मिला तो गाड़ियों पर ही गुस्सा उतार लिया और इसी गुस्से की आग में बाप बेटे की जान चली गई और 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हिंसक झड़प की ये तस्वीर सीकर के फतेहपुर कस्बे की बिलौद बड़े गांव की है, जहां मंगलवार को पंचायत चुनाव में जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान दो पक्षों में जंग शुरू हो गई। हारे हुए पक्ष के लोगों ने धांधली का आरोप लगाते हुए जीत का जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में जुलूस निकाल रहे लोगों ने भी पलटवार किया और फिर दोनों पक्षों के लोगों में जंग शुरू हो गई। घंटे भर से ज्यादा चली इस जंग में बाप बेटे की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हिंसक झड़प की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में लाकर जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया। और इधर बाप बेटे की मौत की खबर सुनकर लोग गुस्से में आ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर थाने के सामने जमा हो गए। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीले रंग की वैगनआर की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। इस हादसे में भी एक महिला की मौत हुई है। टुकड़े टुकड़े बिखर चुकी इस कार की तस्वीर भरतपुर के झालाटाला के पास से आई है। बताया जा रहा है कि इस कार की एक ट्रेलर से टक्कर हो गई थी और इसी टक्कर में इस कार की ये हालत हुई है। इस हादसे में कार में बैठी एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसके पति और बच्चों की हालत गंभीर है और दोनों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षतिग्रस्त कार को सुरक्षा की दृष्टि से थाने पर लाकर खड़ा किया गया। घायल बंटी को अस्पताल भरतपुर भिजवाया गया। बंटी की पत्नी शीला उम्र करीब 35 साल की डेथ हो गई, जिसके शव को मुर्दाघर अस्पताल हलैना में रखवाया गया है, जिसके पियर पक्ष के आने का इंतजार है। पियर पक्ष आने पर हम अग्रिम विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पुलिस की टीम की गिरफ्त में मास्क लगाए खड़ा ये शख्स इतना शातिर है कि पुलिस वालों को पल भर में चकमा देकर फरार हो जाता है। अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी ऐसे करता है मानो खाने पीने का सामान लेकर जा रहा हो। अमित कुमार नाम के शख्स पर आरोप है कि ये ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता है और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन प्रहार के दौरान इसे एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चूरू पुलिस इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला रही है और इस ऑपरेशन के दौरान चंदेल बास के रहने वाले अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत सदर पुलिस थाना व जिला विशेष टीम के संयुक्त कार्रवाई में चूरू निवासी अमित नायक वार्ड नंबर 22 को अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है और इस हथियार से संबंधित व तस्करी से संबंधित आगे भी पूछताछ व अनुसंधान जारी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शख्स गिरफ्तार तो पहले ही हो गए थे, लेकिन जेल में भी ये खेल करने से बाज नहीं आ रहे थे। लिहाजा इन सभी को जोधपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर आरोप है कि ये सभी सेंट्रल जेल में रहते हुए मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे। 20 दिन पहले जेल में तलाशी अभियान के दौरान जो फोन मिले थे, जांच के बाद पता चला कि वो फोन यही चारों इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से इन्हें गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल में इन तक मोबाइल पहुंचाया किसने। 16 नवंबर को पुलिस व प्रशासन की संयुक्त रूप से जेल की तलाशी ली गई थी, जिसमें से 4 मोबाइल बरामद किए गए और 4 मुलजिम हैं, घनश्याम, रमेश, सोनू और संदीप। तो इन चारों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया है और आज उनकी न्यायालय में पेशी है। एसीबी के दफ्तर में सकुचाए से बैठे ये बिजली विभाग में तकनीकी सहायक के तौर पर काम करने वाले सुनील कुमार हैं,
जिन्हें एसीबी की टीम ने 28,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल परसा का पास गांव से टेकचंद नाम के शख्स ने एसीबी को शिकायत की थी कि सुनील कुमार उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ये रिश्वत कृषि कनेक्शन में बोरवेल का लोड बढ़ाने और ट्रांसफार्मर बदलने के साथ साथ हैवी लोड के लिए लगाए गए जुर्माना नहीं लगाने के एवज में मांग रहे थे। पहले तो सुनील कुमार ने 30,000 की रिश्वत मांगी थी, फिर मामला 28,000 में तय हुआ। टेकचंद की शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर सुनील कुमार को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह टेकचंद से रिश्वत ले रहे थे। आज इसने सुबह 8-8:30 बजे के पर सुभाष चौक सर्किल भानसूर पर पैसे लेकर बुलाया था इसको, परिवादी को, जिस पर एसीबी टीम आई थी। और सुभाष चौक सर्किल पर ये आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से आया और परिवादी से 28,000 रुपये रिश्वत राशि लेकर अपनी पैंट की जेब में रख ली, जहाँ से हमने बरामद कर ली है रिश्वती राशि। अब तक की जो पूछताछ है उसमें ये आया है कि ये कह रहा है कि इसने इसको ये भी कहा है कि किसी अधिकारी को पता नहीं लगना चाहिए इस बात का। पहले भी जो बात हुई थी और अभी पूछताछ में ये आया है कि ये अभी कोई किसी अधिकारी का नाम नहीं आया है अभी तक, और आगे हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे तथ्य आएंगे तो हम आगे आपको बताएंगे। एसीबी के एक्शन का परिणाम, भ्रष्टाचारियों पर लगी लगाम, रिश्वतखोर पहुंचे सलाखों के पीछे। भ्रष्टाचार की आंच पर रिश्वत की रोटी पकाने वाले लोक सेवकों पर एसीबी की टीम इन दिनों कहर बदकर टूटी है। मात्र 1 महीने में एसीबी ने केंद्र के अलग अलग विभागों के 9 अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। वहीं राज्य के दर्जन भर लोक सेवकों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज ट्रैप हुए, प्लस सीजीएसटी के अधिकारी ट्रैप हुए, और आधार के अधिकारी ट्रैप हुए, और कुछ ट्रैप्स तो ऐसे हुए कि जहाँ परिवादी हमें कॉल किया और हमारी टीम खुद ही पहुंच गई। जैसे चिड़ावा के जो परिवादी है उसने हमारे एसीबी को कॉल किया था, वो इसलिए एसीबी की टीम डीवाईएसपी सीधे वहां पहुंच गए। वहां पहुंच के वहाँ पूरी ट्रैप की कार्रवाई की। उस परिवादी को अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम एक तरह से जहाँ परिवादी हमें बुला रहा है वहीं जाके हम लोग कर रहे हैं। अब एसीबी का अगला निशाना भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति अर्जित कर चुके लोक सेवक और सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने सालों से रिश्वतखोरी कर अवैध संपत्ति जमा कर रखी है। एसीबी के डीजी तो आम लोगों को भी जागरूक होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सूचना मुहैया कराने की अपील कर रहे हैं, ताकि जैसे अधिकारी कोई ट्रैप नहीं हो पाता है, लेकिन इसने जो सालों से संपत्ति अर्जित की है रिश्वत की वजह से, उनकी जैसे जैसे हमें सूचना मिलती है उस हमने कार्रवाई करने लग गए। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया है, तो काफी लोग इसमें सूचना भी दे रहे हैं। जैसे किसी अधिकारियों के अपने नाम से संपत्ति नहीं रखते, बेनामी नाम से संपत्ति रखते। अलवर में कचहरी के पास स्थित नगर पालिका के रैन बसेरे का पुलिस प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने रैन बसेरे में पानी के टैंक के पास जमा गंदगी पर नाराजगी जताई। साथ ही रैन बसेरे की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाने के लिए रैन बसेरे के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मंगलवार को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और डीजे ब्रजेश शर्मा ने इस रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया था। गौरतलब है कि रैन बसेरे में करीब 30 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे का रेगुलर रूटीन जो चेकअप है वो हो रहा है अधिकारियों की तरफ से, ताकि आम जन जो गरीब है लेट सेट आता है तो उसके लिए सहूलियत रहे। और इसकी रिपोर्ट आगे हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। साहब बता रहे हैं कि पूरी तरह से काफ़ी संतुष्टिप्रद रहा है। एक आध कोई वाटर टैंक के पानी को लेकर ज़रूर उन्होंने कहा है, लेकिन वो काफ़ी हद तक संतुष्ट थे और बता भी रहे हैं कि पहले से बेहतर है। ई रिक्शा की ड्राइविंग सीट पर बैठे ये दौसा के कलेक्टर पीयूष समारिया हैं, जो पर्यावरण बचाने और प्रदूषण कम करने का संदेश देने के लिए ई रिक्शा चला रहे हैं। कलेक्टर का ई रिक्शा चलाने का ये वीडियो दौसा कलेक्ट्रेट से सामने आया है। यहाँ मतदान सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित ई रिक्शा रैली का आयोजन किया गया था।
इस रैली के दौरान कलेक्टर पीयूष समारिया ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ई-रिक्शा में सफर करने का संदेश दिया। प्रदूषण कम रहता है और काफ़ी एक अच्छे किफ़ायती दाम पे आपका ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाती है सुचारू रूप से, और काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलता है। और सरकार का इसमें निरंतर जोर है कि लोगों को इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन, स्मॉल लोन्स दिए जाएं, और इसको प्रमोट करने की जितनी भी प्रयास होंगे सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। कहने और दिखने में ये एम्बुलेंस है, जख्मी लोगों को अस्पताल लेकर जाती है। जब भी जान मुश्किल में हो इसी की याद आती है, लेकिन यहाँ तो यही गाड़ी मुश्किल में है, बीमार को अस्पताल क्या लेकर जाएगी। इस हाल में भी नहीं है कि खुद स्टार्ट होकर गैराज तक पहुँच सके। धक्का मार एम्बुलेंस की ये तस्वीरें दौसा से आई है, जहां तहसील भवन के पास लोगों को एक एम्बुलेंस को धक्का देना पड़ा। दरअसल नेशनल हाईवे 21 पर मानपुरा के पास दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए थे और इन्हीं दोनों को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई थी। एम्बुलेंस मौके पर आई भी और जख्मी को लेकर अस्पताल की ओर निकली भी, लेकिन रास्ते में ही इसके इंजन ने दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस को यूं बंद देख आसपास के लोग जमा हुए और बड़ी मशक्कत के बाद धक्के पर धक्का लगाकर लोगों ने इस एम्बुलेंस को स्टार्ट किया और फिर जाकर ये अस्पताल पहुंची। तस्वीरें रूह कपा देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। तस्वीरों के ऊपर जो हल्का सा पर्दा लगा है वो हट गया तो इंसान के इंसान होने पर आपको शक होने लगेगा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर पाली के बजरंगवाड़ी इलाके से आई है, जहां किसी ने एक नवजात को झाड़ियों के बीच पड़े कूड़े पर बिना कपड़ों के मरने के लिए फेंक दिया था। कड़ाके की सर्दी में कुछ ही देर में इस नवजात की मौत हो सकती थी, लेकिन पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसके रोने की आवाज सुन ली और वो इस तक पहुंच गए। उन लोगों ने इस नवजात को यहाँ से उठाकर अस्पताल तो पहुंचा दिया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसकी हालत बेहद गंभीर है। एक नवजात को यूं मरने के लिए छोड़ देना समझ से परे है। अगर बच्चे से मोह नहीं या फिर कोई और वजह है तो इसे छोड़ने के लिए राजस्थान में जगह जगह पालना गृह बने हैं, अनाथालय है, वहां छोड़ सकते हैं। लेकिन वैसे लोगों का क्या कहें जो बच्चों को यूं कचरे के ढेर पर छोड़ जाते हैं। उस माँ को क्या कहें जो अपने बच्चों को लेकर खुद से सवाल नहीं करती, या फिर घर वालों के झांसे में आकर इनसे इस कदर मुंह मोड़ लेती है कि ये उसकी कोख में 9 महीने तक रहा या नहीं। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। यूपी के आगरा में एक शादी समारोह में कुछ लोगों ने सरेआम हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया, जिसमें दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने के दौरान कुछ बाराती एक एक कर हवा में पिस्तौल से खुशी में फायरिंग करते दिखाई दिए। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने राइफल निकाल ली और ढोल के शोरगुल के बीच वो सभी एक साथ हवा में फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में ये लोग दूल्हे के घर के बाहर फायरिंग करते दिखे, जिसके बाद घोड़ी पर सवार दूल्हा शादी के वेन्यू की तरफ आगे बढ़ा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में सड़क पर चलती 2 कारों में भीषण आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। हादसे की पहली तस्वीर विजयवाड़ा से सामने आई, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार लपटों में घिरी नजर आई। आग लगने के बाद उससे भीषण लपटें और धुआं उठ रहा था, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया। हालांकि कुछ देर बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी और ट्रैफिक भी खोल दिया। बताया गया कि इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों को चोटें भी आईं। वहीं दूसरा हादसा विशाखापट्टनम में हुआ, वहां भी सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार तो पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। असम के डिब्रूगढ़ से आग की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मकान आग की भीषण लपटों से घिरा दिखा। मकान के आसपास सूखी लकड़ियां रखी होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की और उसने चंद मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मकान के अंदर से निकल रहा काला धुआं चारों तरफ फैल गया। खतरनाक लपटों को देख आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। तभी अचानक मकान के अंदर रखे एक सिलेंडर में धमाका हो गया और सड़क पर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। इसी बीच हादसे की सूचना पर वहां दमकल की एक गाड़ी पहुंच गई। बताया गया कि भीषण आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए।
हालांकि मकान में यह आग कैसे लगी अभी इसकी वजह साफ नहीं हो पाई। गुजरात के डभोई में कार सवार एक परिवार ने मास्क नहीं पहनने पर लगे जुर्माने के बाद सड़क पर जाम लगा दिया। बताया गया कि वो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए मध्य प्रदेश से वहां पहुंचे थे, जहां उनका मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वालों ने चालान काट दिया, जिससे गुस्साए उस परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में वहां जाम लग गया। इस परिवार के सदस्य चालान कटने के बाद पुलिस वालों से भिड़ गए। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि मास्क पहनने के बावजूद उनका चालान काटा गया और उनसे बदतमीजी की गई। मास्क पहने थे तो हमको 1000 रुपए पेनल्टी मांगी, तो हमको बोला हट। ये लोग काफी देर तक सड़क पर बैठे भी रहे, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगती चली गईं। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन लोगों को बीच सड़क से हटाया, जिसके बाद वहां से गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता मिला। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें भारत बंद के दौरान दुकानें बंद कराने निकले नेता विपक्ष परेश धनानी ने पुलिस को खूब चकाया। भारत बंद का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता अपने चुनाव क्षेत्र अमरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बाजार में खुली दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। इसके लिए वो अपने स्कूटर से आगे बढ़ते रहे और वहां जो भी दुकान उन्हें खुली मिली, उन्होंने उसके मालिक से उसे बंद करने की अपील की। ये अजीबोगरीब नजारा उस वक्त देखने को मिला जब नेता विपक्ष को रोकने के लिए सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी लगातार उनके पीछे चलती दिखाई दी। परेश धनानी आगे आगे, पुलिस उनके पीछे पीछे। लेकिन परेश धनानी अपनी धुन में व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील करते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्होंने पुलिस की काफी कोशिश के बाद भी रुकने पर विचार तक नहीं किया। एक बार तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उनके आगे लाकर खड़ी कर दी, लेकिन वहां भी नेता विपक्ष पुलिस को चकमा देते हुए गाड़ी के बगल से आगे निकल गए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ए राजा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सत्ताधारी दल एआईएडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ता भिड़ गए। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने 2G घोटाले के बहाने ए राजा पर निशाना साधा था, जिसका उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन आरोप है कि जवाब देते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और के पलनीसामी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे एआईएडीएमके के कार्यकर्ता भड़क गए और ए राजा के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन जब डीएमके के समर्थकों ने उनका विरोध किया तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन उसके सामने भी दोनों दलों के लोग हंगामा करते रहे। एआईएडीएमके के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगातार डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ नारे लगाती रहीं। यही नहीं, विरोध जताने के लिए एआईएडीएमके के समर्थकों ने ए राजा के पुतले को आग के हवाले कर दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने बुझा दिया। काफी देर तक सड़क पर इसी तरह हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया। उत्तर बंगाल के कई जिलों में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की मौत के विरोध में बंद रखा और वहां सरकारी बसों को चलने से रोक दिया। एक दिन पहले सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या अभियान के दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस का लाठीचार्ज मौत की वजह बना और इसी के विरोध में बीजेपी ने पूरे उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया। उत्तर बंगाल के कूच बिहार से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बीजेपी के कुछ समर्थक हंगामा करते नजर आए। इसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया, जिसे देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती सड़क से उठाया और वहां खड़ी एक बस में चढ़ाने लगे, जिसके बाद उन लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कुछ समर्थक एक बस को रोकने की कोशिश करते दिखे। पहले उन लोगों ने बस के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। इसके बाद कई लोग उसके सामने खड़े हो गए और ड्राइवर को बस पीछे ले जाने के लिए हाथ से इशारा करने लगे। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए चुनौती बनी हुई मरियम नवाज खुद विवादों में घिर गई। एक नुक्कड़ सभा के दौरान उन पर एक छड़ी अचानक आकर गिरी। दावा किया गया कि किसी ने मरियम पर छड़ी जानबूझकर फेंकी, जिसका वीडियो भी पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर दिखाया जाने लगा। इंटरनेट पर भी मरियम को लगी छड़ी की चर्चा होने लगी। वीडियो में साफ दिखा कि स्टेज पर खड़ी मरियम नवाज पर अचानक एक छड़ी उड़ती हुई आई और उनके सिर से टकराई। छड़ी ज्यादा भारी नहीं थी, इसलिए मरियम को ज्यादा चोट नहीं आई। वीडियो देखकर यह कह पाना मुमकिन नहीं है कि छड़ी किसी ने मरियम पर फेंकी या गलती से गिरी छड़ी सीधा मरियम के सिर पर जा लगी। जब पाकिस्तान के मीडिया ने मरियम पर छड़ी फेंके जाने की खबर दिखाई तो मरियम ने सफाई देने में देर नहीं की। ट्विटर पर मरियम ने लिखा कि ये छड़ी किसी से गलती से गिर गई और जानबूझकर उन पर नहीं फेंकी गई थी। 13 दिसंबर को लाहौर में विपक्षी पार्टियों की बड़ी रैली होने वाली है।
उसी रैली में लोगों को बुलाने के लिए मरियम लाहौर के अलग अलग हिस्सों में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। लाहौर के शाहदरा में हुई ये ऐसी ही एक सभा थी जिसमें अचानक उनके सिर पर एक छड़ी आकर लग गई। मिस थाईलैंड बनने का सपना लेकर प्रतियोगिता में शामिल हुई 30 लड़कियां दूसरे ही दिन एक हादसे का शिकार हो गई। मिस थाईलैंड प्रतियोगिता में हुए इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लड़कियां एक रिजॉर्ट में रस्सी और स्टील से बने पुल पर खड़ी नजर आईं, लेकिन अचानक पुल टूट गया और लड़कियां नीचे छोटे से तालाब में जा गिरीं। असल में मिस थाईलैंड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंची प्रतियोगियों का इस पुल पर फोटोशूट चल रहा था। लड़कियां हंसते मुस्कुराते हुए अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें खिंचवाती नजर आईं, लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पुल टूट गया और सभी लड़कियां नीचे गिर पड़ी। पुल टूटते ही चीख पुकार मच गई, सब हक्के बक्के रह गए। लड़कियों को तुरंत बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ प्रतियोगियों ने इस हादसे को हंसी मजाक में ही टाल दिया। पुल गिरने की वजह से 3 लड़कियों को मामूली चोट आई। वो तो शुक्र इस बात का रहा कि पुल महज कुछ फीट ही ऊंचा था और नीचे तालाब भी गहरा नहीं था, नहीं तो हादसा खतरनाक भी हो सकता था। ब्रिटेन कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका की कंपनी फाइजर के बनाए टीके को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद वहां बड़े स्तर पर लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले ब्रिटेन की 90 साल की एक महिला को कोरोना का टीका लगाया गया। इससे पहले ब्रिटेन के कुछ गिने चुने अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई, जिसके बाद लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। ब्रिटेन में 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 61,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने भ्रष्टाचार